हेलो दोस्तों। तो जैसे कि ये जो आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि एलपीपी से रिलेटेड वीडियो है, तो अगर हम इस वीडियो में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड जो स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। अगर हम पिछले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो हमने डायरेक्टली क्वेश्चन देखा और डायरेक्टली उनके सॉल्यूशन पे हमने जंप कर लिए। लेकिन जो प्रॉपर प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए एलपीपी से ये जो क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रोसेस मैंने डिस्कस ही नहीं की थी। सिर्फ आपको जो है उसका आइडिया जो है सॉल्यूशंस में देतेगा कि स्टेप वन आपकी क्या होनी चाहिए, स्टेप टू आपकी क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपकी स्टेप थ्री क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो मैं डिस्कस करते गया था। लेकिन एक प्रॉपर जो जरूरी होती है स्टेप्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस ही नहीं करी। तो इस वीडियो में जो है हम वो स्टेप्स के बारे में जानेंगे, और उन स्टेप्स और जो भी जो कॉन्सेप्ट और बेसिक हो गए वो डायरेक्टली इस क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से जो है वो आइए जानते हैं। तो ये है डिसीजन साइंस का। ठीक है, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो अगर आपको दिया गया क्वेश्चन की फॉर्मुलेट द एलपीपी, तो ये किस तरह से फॉर्मुलेट आपको करते आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा बिल्कुल 100% आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे कि स्टेप वन से लेकर स्टेप फाइव तक है। सबसे पहले स्टेप वन को देखेंगे हम। ठीक है, स्टेप वन क्या कह रही है, फाइंड द की डिसीजन टू बी मेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसको सबसे पहले तो आपको प्रॉपरली रीड करना है। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें, जैसे कि क्या प्रॉफिट के बारे में हमें पूछ रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पूछ रहा है, या हमें कुछ कॉस्ट मिनिमाइजेशन उसमें कर रहा है। ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए। जब आप पहले बार ही क्वेश्चन को रीड करेंगे तो डाटा को आपको जो है प्रॉपरली रीड करते आना चाहिए। उससे रिलेटेड जो है कुछ की पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे की पॉइंट्स क्या हो गए, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या बन रहा है, आपके कॉन्स्टेंट्स क्या बन रहे हैं, सपोज आपको अगर कितने वेरिएबल्स आपको उसे असाइन करनी होगी, ये सब चीजें भी जो आपके स्टेप वन के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर क्वेश्चन की स्टडी किस तरह से होती है वो हम जो इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे तो मैंने एक और क्वेश्चन बना, एक और वीडियो डाला है जिसमें बहुत ही हमने डिटेल में समझा है कि एक जो भी अगर सपोज आपको एलपीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपको कहता है फॉर्मुलेट द एलपीपी। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मुलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को। तो उसमें मैंने डिस्कस किया कि आपको एक एक जो भी स्टेटमेंट दिया गया एक एक लाइन को हम किस तरह से डिकोड करके उसमें से हम इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारे कांस्टेंट, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, या फिर कुछ हमें लिमिटेशंस दी गई है, वो सब हम जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब जो है बेसिकली उस वीडियो में हम जो डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अगर उसकी आई एक एक मैं चीज ये कर सकता हूँ कि उसकी लिंक मैं इस वीडियो में जरूर डाल दूंगा, ताकि आप जो है उस वीडियो को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो एक्चुअली किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। और सेकंड, अगर हम इसमें देखें तो स्टेप टू क्या होती है। जैसे स्टेप वन मैंने कहा ना कि हमें जो है डिटेल में जो है डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए क्वेश्चन एक्चुअली में किस बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह स्टेप टू अगर देखें, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स एंड असाइन द सिंबल लाइक x1 x2 x3 और XYZ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि स्टेप टू रहती है कि आपको जो है डिसीजन वेरिएबल्स को आपको जो है असाइन करना रहता है। वैसे तो मैं जो प्रीफर करता हूँ XYZ ही हम जो है डिसीजन वेरिएबल्स करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि x1 x2 x3 में हम जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम जो मैक्सिमम सिंपल वेरिएबल्स को ही यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम, XYZ। ठीक है, उसी तरह अगर स्टेप थ्री देखें तो क्या कह रही है, स्टेप थ्री मेंशन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वांटिटेटिवली एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका क्या आ जाता है। ठीक है, कोई भी अगर आप क्वेश्चन अगर ऑनलाइन सॉल्यूशंस भी अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को जैसी वेरिएबल असाइन हो जाता है उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी वेरिएबल्स रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को असाइन करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल एक 6x+4y, ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और इसे किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिखते हैं, ताकि ये इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से डिराइव करी ये भी जो भी आपका जो क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है उससे जो है आप आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन इसने कहाँ से उठाई है। तो स्टेप थ्री हमने देख ली। स्टेप थ्री भी ये जो है प्रीवियसली हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो वो वीडियो की लिंक मैं जरूर डाल दूंगा। फिर अगर हम देखें स्टेप फोर क्या कह रहा है, स्टेप फोर एक्सप्रेस सॉरी एक्सप्रेस द कांस्टेंट आल्सो एज ए लीनियर इक्वालिटीज और इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे ही आपने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, उसके बाद आपके जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी गई है
उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज में लिखते हैं, जैसे कि 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इस तरह से कुछ, या 6x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 8, कुछ इस तरह से हम जो है इसे लीनियर इनइक्वालिटीज में लिखते हैं। तो ये इक्वेशन अगर आप देखें, ये ये इक्वेशंस कौन से फॉर्म में है, लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में। और ये लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हमने जो है इस तरह से इनइक्वालिटीज वाली साइन यूज की है, इसलिए एक्चुअल, क्योंकि इसमें जो है इनइक्वालिटीज की साइन यूज हुई है, इसी वजह से हम जो है इन्हें लीनियर इनइक्वालिटीज वाले इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, यह हो गई आपकी स्टेप 4। अब अगर हम देखें स्टेप 5 आपकी क्या है, स्टेप 5 क्या कहती है, एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द कांस्टेंट एंड द नेगेटिव फंक्शन कंडीशन फ्रॉम द स्टेप्स अबव इन एन एलपीपी फॉर्मेट एज फॉलो। ठीक है तो एक्चुअली सॉरी, तो ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे आपने पहले स्टेप 1 में वेरिएबल आप क्या करते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है, जितनी भी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन रहती है उसे रीड करते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं, और फिर जो है आप जो है उस पर स्टेप 2 पर प्रोसीड करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, आप जो है इनके वेरिएबल्स असाइन कर देते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेप 4 में जो आपका जो कांस्टेंट को फाइंड करते हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो अब ये क्योंकि जो है चीजों में इसमें कुछ ना कुछ आप जो है थोड़ा सा थ्योरी लिखते होगे कुछ ना कुछ, तो लेकिन अगर सपोज ये अगर आपको देखते से आइडेंटिफाई हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो हमारी रहती है स्टेप 5, इसमें क्या करते हैं, जो भी इसमें से मेन इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे जरूरी नहीं है कि हम इस इन क्वेश्चंस में थ्योरी लिखे गए, तो थ्योरी मतलब मैं कहना यह चाहता हूँ कि थ्योरी से ज्यादा हमें इसे फॉर्मुलेट करते आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से, जैसे यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिया, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ गया था, 6x प्लस 4y। फिर यहाँ पर हम जो लिखते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखने का फायदा ये होता है क्योंकि हमें जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाता है, हमारे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी जो भी हमारे पास है वो हमें जल्दी से जल्द आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, और नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि इसने कहा कि हाँ, द कांस्टेंट एंड द नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस फ्रॉम द स्टेप्स अबव। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हो या कॉस्ट मिनिमाइजेशन में, तो आप देखेंगे कॉस्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, इसलिए जो है हम इस तरह से कंडीशन लिख देते हैं कि x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 एंड y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन ये जो इसकी वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जा सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जा सकती। उसी तरह जो है x की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू भी कभी नेगेटिविटी में बिल्कुल हमें कोई भी कंडीशन में जा नहीं सकती। अगर सपोज इस तरह से कोई केस आ जाता है जिसमें नेगेटिविटी में वैल्यू जा रही है, तो हम क्या करते हैं, उस इन सच केस हम क्या करते हैं, उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि हमारे जो स्टेप से रिलेटेड होते हैं ये आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे, और इस तरह से जो है हमें इस तरह से इस फॉर्मेट में कुछ हमें लिखना होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है जैसे कि ये थोड़ा मतलब ये डॉटेड लाइन में जो है इस तरह से लिख दिया था मैंने, लेकिन ये इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 की जो है ये समरी होती है, स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 की ये कंप्लीट समरी होती है। तो इसी को देखते हुए अगर आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा स्टेप 1 स्टेप 2 फिर उससे लेकर स्टेप 5 तक, तो इसके जरिए जो हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन को समझे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूरी कंप्लीट उसमें जो है इंफॉर्मेशन एज इट इज आपको आपको एक प्रकार से एक प्लेट में सर्व कर दी गई है। तो एक्चुअली में थोड़ा कुछ दिन होगा, थोड़ा कुछ स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते या कोई सब्जेक्ट पढ़ते तो थोड़ा उसमें स्टार्टिंग में आपको स्पून फीडिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज यू वोंट नो द करेक्ट मेथड टू डील विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्पून फीडिंग टाइप क्वेश्चन है ये। अगर हम ये अगर देखें इलिस्ट्रेशन 2, दिस इज लाइक अ स्पून फीडिंग क्वेश्चन, मतलब आपको इस तरह से एक बना बनाया सर्व कर दिया गया है ताकि आपको जो है प्रॉपरली एक्चुअली में एलपीपी क्या है समझ में आ सके। ठीक है, जैसे अगर मैंने प्रीवियसली अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो हम जो है कुछ मीडियम लेवल से लेकर तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन डायरेक्टली डील कर रहे थे, तो वो सही तरीका नहीं है इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो ये बेसिकली अभी कुछ आफ्टर मेकिंग सम वीडियोस ये मेरे ध्यान में आया, तो ये मैंने इस क्वेश्चन को
समझा कि इसे थोड़ा यूज करना जरूरी था कि इससे बेसिकली एलपीपी और थोड़ा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन, अगर हमारे यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड विच गो थ्रू 3 डिपार्टमेंट। ठीक है, अब 3 प्रकार के, तो ये इस देखिए ये इस तरह से रेडीमेड हमें जो है टेबल बना के इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट है वो, एक्स प्रोडक्ट है, वाई प्रोडक्ट है और जेड प्रोडक्ट है। ठीक है, इस तरह से ये 3 प्रोडक्ट हो गए। विच गो थ्रू 3 डिपार्टमेंट, ड्रिल, लेट एंड असेंबली। ठीक है, सबसे पहले वो ड्रिल वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, एक्स हो या वाई हो या जेड हो, उनकी वो जो है 3 स्टेजेस में उनका प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले वो ड्रिल में जाते हैं, उसके बाद वो लाठे, जो भी आप प्रोनाउंस करना चेक कर सकते हैं, लाठे वाले लेट वाले जो है डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसके बाद जो है वो असेंबली वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो 3 तरह के स्टेप्स को पूरे करने के बाद ही उनका जो है प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर क्या कह रहे हैं, द आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट टाइम। ठीक है, अब ये इस तरह से क्यों लिखा है द आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट टाइम, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये ड्रिल डिपार्टमेंट में उसे एक्स प्रोडक्ट को कितने आवर्स लग रहे हैं, 3 आवर्स। ठीक है, अभी मैं वेरिएबल्स असाइन नहीं करता हूँ। अगर आप देखें एक्स प्रोडक्ट अगर ड्रिल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो उसको 3 आवर्स लग रहे हैं। लाट अगर लेट वाले डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो उसे भी 3 आवर्स लग रहे हैं। असेंबली में जा रहे हैं तो उसे 8 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इसी मतलब ये आपको समझ में आ सके कि आप इंटरप्रेट कर पाए कि ये आवर्स में दिया गया है डाटा, ये जो भी डाटा दिया गया है जैसे 3 ये 8, ये जो भी इंटरनल टेबल का इंटरनल डाटा है ये जो आवर्स में दिया गया है। तो ये आप जो आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए जो इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा गया, द आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ द प्रोडक्ट, द आवर्स अवेलेबल इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, और क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, द आवर्स अवेलेबल इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मतलब एक्स प्रोडक्ट अगर ड्रिल, अगर ये तीनों प्रोसेस में जा रहे हैं तो एक्स प्रोडक्ट अगर ड्रिल डिपार्टमेंट में जा रहा है तो उसके पास कितने घंटे ले रहा है, वो 3 घंटे ले रहा है। जैसे हमने कौन से स्टेटमेंट के थ्रू इंटरप्रेट किया था, ये ऊपर वाले, द आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ द प्रोडक्ट। और उसी का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, द आवर्स अवेलेबल इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आवर्स अवेलेबल का जो है इस तरह से टेबल में नीचे लिखा गया है, ये अगर आपने नोटिस किया होगा आवर्स अवेलेबल। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सपोज एक्स वाई जेड ये तीनों प्रोडक्ट, तो ड्रिल डिपार्टमेंट में अगर जाएंगे, मतलब प्रोसेस होने के लिए अगर ये तीनों प्रोडक्ट ड्रिल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है तीनों प्रोडक्ट के हिसाब से, और मतलब ड्रिल डिपार्टमेंट के लिए तो वो है 210 आवर्स। उसी तरह लेट वाले अगर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है, 240 आवर्स। उसी तरह अगर असेंबली में जाएंगे तो टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है, 260 आवर्स टोटल अवेलेबल है। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा 260 से ज्यादा इनके पास अवेलेबल नहीं होगे। 260 आवर्स के अंदर ही जो कुछ भी प्रोडक्शन होने वाला है वो 260 के अंदर ही होगा। उसी तरह 240 और 210 पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब उसी तरह हम जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स क्या है, एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, जैसे हमने देखा था ये जो डाटा था ये आवर वाला डाटा था। ठीक है, ये हमने क्या देखा था, इसे दूसरे पेन से यूज करता हूँ ताकि हम जो आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये अगर हम देखें, ये ये तीनों प्रोडक्ट्स के लिए कितने आवर्स अवेलेबल है तीनों डिपार्टमेंट्स में, ये उसका डाटा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो ये आवर्स अवेलेबल फॉर एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। ठीक है, ड्रिल डिपार्टमेंट के लिए 210 आवर्स अवेलेबल थे, लाठे डिपार्टमेंट के लिए 240, असेंबली डिपार्टमेंट के लिए 260। ठीक है, और उसी के साथ अगर हम ये लास्ट स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन का, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अगर एक्स का अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपीज का। अगर वाई का अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपीज का। जेड का अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹20 का पर यूनिट। ठीक है, ये देखिए अगर टेबल में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी ये जो है प्रॉफिट कितना है, मतलब एक पूरे एक सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहा है या मल्टीपल प्रोडक्ट के बारे में, तो ये देखने के आपने ये लिखा हुआ है टेबल में। जैसे कि मैंने कहा नहीं ये कि ये आपको एक प्लेट पर कंप्लीटली सर्व कर दिया गया है, इस तरह से एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन रुपीस पर यूनिट। ठीक है, तो ये 9 रुपीस पर यूनिट है।
ठीक है, ये भी पर यूनिट है। तो पर यूनिट मतलब एक सिंगल यूनिट के बारे में बात किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा इसे जो क्लियर कर लेता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। तो आई होप कि ये टेबल जो है आप प्रॉपरली रीड कर पा रहे होंगे। सपोज आपको कुछ और डाउट आता है तो जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी डाउट आएगा तो मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। फिर अगेन हम जो है देखेंगे क्या कह रहा है। ये जो लास्ट स्टेटमेंट हमें क्या गया है। The marketing department of the company indicates that the sale potential for product X and Y is unlimited. ठीक है, the marketing department of the company indicates that the sales potential for product X and Y is unlimited. इसका मतलब इनकी सेल्स जो है अनलिमिटेड हो सकती है। कौन कौन से की? एक्स एंड वाई की सेल्स क्या हो सकती है? सेल्स इज अनलिमिटेड। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप जो है थोड़े से एक साइड में नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार जरूरी नहीं कि आप जो है कंप्लीट स्टेटमेंट बार बार रीड करते रहे। बट फॉर जेड इट इज नॉट मोर देन 30 यूनिट्स। जेड के लिए कितनी यूनिट्स हैं? जेड के लिए नॉट मोर देन 30। तो नॉट मोर देन 30 का मीनिंग क्या होता है कि या तो 30 यूनिट्स रहेगी या 30 से कम यूनिट। तो इस तरह से जो है अगर आप डाटा शॉर्ट की वर्ड्स में अगर लिख लेंगे तो आपको जो है कंप्लीटली ये बार बार क्वेश्चंस और इनके स्टेटमेंट्स बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका जो है एलपीपी फॉर्मेशन करेंगे और अगेन हम जो क्या करेंगे इसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब हम जो इसका सॉल्यूशन करेंगे और जो स्टेप्स हमने जो है थोड़ा सा प्रीवियसली अभी डिस्कस करी वही स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसे साइड में कर लेता हूं मैं। ठीक है, इतना स्पेस सही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका जैसे कि स्टेप 1 क्या होती है अगर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्टेप्स के थ्रू ही जाएंगे अब हम। तो स्टेप 1 अगर आपके देखें तो स्टेप 1 हमारी क्या होती है, एक बार फिर से देखो। स्टेप 1 हमारी क्या होती है कि जो भी हमें डाटा दिया गया है उस डाटा को प्रॉपरली रीड करते आपको आना चाहिए। उससे जो है की पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने जेड जेड वाला की पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करवाया। फिर ये टेबल को किस तरह से रीड करते आना चाहिए आपको, ये कंप्लीटली आपको डिटेल में बताया। तो यही सब जो चीज़ है हमारी स्टेप 1 है। अगर आप ये देखिए इधर, ठीक है, ये जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी, स्टेप 1 क्या कह रहा है, फाइंड द की डिसीजन टू बी मेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसी तरह जो है प्रॉब्लम्स की स्टडी की जाती है और क्या की स्टडी होते हैं वो यही सब है। अब स्टेप 2 क्या होती है हमारी, स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर ली। अब स्टेप 2 को देखेंगे हम। स्टेप 2 हमारी क्या है, असाइन द वेरिएबल्स। स्टेप 2 हमारी क्या है, असाइन द वेरिएबल्स। तो इसे वेरिएबल्स किस तरह से असाइन करेंगे। ठीक है, जैसे एक्स प्रोडक्ट है तो एक्स प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, एक्स प्रोडक्ट जा रहा है ड्रिल वाले डिपार्टमेंट में। फिर ड्रिल वाले डिपार्टमेंट के बाद लाठे वाले डिपार्टमेंट में जा रहा है। फिर उसके बाद असेंबली वाले डिपार्टमेंट में जा रहा है। ठीक है, जब ये कंप्लीट प्रोडक्ट बन रहा है उसके बाद ही कुछ उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। तो अब आप किस तरह से इसे वेरिएबल्स असाइन करेंगे, वेरिएबल्स आपको तो वेरिएबल्स जैसे कि मैं बात कर रहा था, हमें वेरिएबल्स किस तरह से असाइन करनी है। तो अगर आपको वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से आपको असाइन करना पड़ेगा। तो पर यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें तो पर यूनिट किसकी होगी, एक्स प्रोडक्ट की एक पर यूनिट होगी, वाई की पर यूनिट होगी, जेड के भी कुछ पर यूनिट्स होगी। तो किस तरह से असाइन करेंगे इनके वेरिएबल्स को। ठीक है, तो एक्स एक्स प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एक्स क्या है, इट इज अ कंप्लीटली इट ए कंप्लीट यूनिट वाला प्रोडक्ट है। ठीक है ना, एक कंप्लीट यूनिट वाला प्रोडक्ट है। आप इस तरह से प्रोडक्ट एक्स वाई जेड को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो कुछ सपोज आपको ये डाउट आ रहा होगा कि हम जो है इस तरह से इनको वेरिएबल्स को असाइन इस तरह से कर देते। एक बार फिर से बता देता हूँ, कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में बहुत बार। आप हो सकता है इस तरह से भी इसे वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हो। ठीक है, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर आपने प्रॉपरली, अगर जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को आपको रीड करना दिखाया कि एक्स प्रोडक्ट जो है पहले ड्रिल वाले डिपार्टमेंट में जा रहा है, फिर लाठे वाले डिपार्टमेंट में जा रहा है, फिर लाठे के बाद असेंबली में जा रहा है, तो ये जो है कंप्लीटली गलत इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है ना, ये अगर इस तरह से आप वेरिएबल्स को असाइन करेंगे। ठीक है,
क्योंकि ये जो है आप खुद ही करके देखिए, आप भी थोड़ा सा मतलब आप भी चकरा जाएंगे कि ये क्या पॉसिबिलिटी इसमें है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक्स क्या है, कंप्लीट यूनिट। कब कंप्लीट यूनिट कब बनता है, जब वो ड्रिल डिपार्टमेंट में जाता है, लाठे डिपार्टमेंट में जाता है, फिर असेंबली वाले डिपार्टमेंट में जाता है, तब जाके वो एक कंप्लीट यूनिट बनेगा। अब आप उसे अगर ये तीन तीन यूनिट, एक यूनिट वाले प्रोडक्ट को अगर तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ड्रिल में, ड्रिल के बाद लाठे में, और लाठे के बाद असेंबली में, तो आप ही खुद सोच के देखिए क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या। ठीक है, तो इस तरह से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। और थोड़ी दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा आपको अगर एक ट्रिक को बताऊं कि आपको इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा ये मैं इरेज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब अगर हम देखें टेबल, ये जैसे कि मैंने कहा कि एज इट इज आपको सर्व कर दिया गया था टेबल, ये जो ये टेबल हो या क्वेश्चन है, एज इट इज आपको प्लेट में सर्व कर दिया गया था। तो आपने जैसे ये टेबल दिखा तो आपको क्या पता चला कि अगर ड्रिल डिपार्टमेंट में सिर्फ इतने आवर्स अवेलेबल है, तो ये ड्रिल डिपार्टमेंट में एक्स एक्स यूनिट है और वाई यूनिट और जेड यूनिट्स के कितने प्रोडक्ट्स आके बन के नेक्स्ट यूनिट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं आप, है कि नहीं। एक ये भी क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतने आवर्स ही अवेलेबल है, एक ये चीज हो गई। ठीक है, तो इक्वेशन बनने की चांसेस कहाँ लग रहे हैं आपको, ये ड्रिल डिपार्टमेंट के, जहां पर एक्स प्रोडक्ट भी आ रहा है, वाई प्रोडक्ट भी आ रहा है, जेड प्रोडक्ट भी आ रहा है, और ये सब प्रोडक्ट जब आ रहे, तो ये प्रोडक्ट्स के आने के बाद जो अवेलेबल आवर्स कितने हैं प्रोडक्शन के लिए, वो है ये 210। तो अब ये क्योंकि लिमिटेशन है, 210 ही अवेलेबल आवर्स है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और सेकंड बात, अगर आप देखें ये टेबल हमने जो राइट में लिखा है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन रुपीज पर यूनिट, ठीक है, ये तो आपका जो है, ये प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी बात होती है, प्रॉफिट हो गया, मिनिमाइजेशन हो गया, या कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा, ये प्रॉफिट मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, तो ये जब भी ये वर्ड्स यूज होते हैं तो इससे हमें क्या पता है, ये थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं हमें कि हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सीधी सीधी अगर आपको थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स अगर यूज करना है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा, तो आप ये चीज याद रखें कि सपोज कोई अगर, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, ये प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ये अगर कॉस्ट मिनिमाइजेशन के बारे में बात करता, मिनिमाइज कीजिए, तो हम जो है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मानते। तो आप अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, तो आपकी इक्वेशन इस तरह से ही बनेगी, 3x, ठीक है, 3x 6y 7z इज इक्वल्स टू 210। उसी तरह 3x 5y 4z इज इक्वल्स टू 240, 8x 10y एंड 12z इक्वल्स टू 260। तो इस तरह से भी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा और इक्वेशंस किस तरह से बन रहे, थोड़ा सा हो सकता है कि आप जो है कंफ्यूज हो गए हो, मतलब कुछ मैंने हो सकता है प्रॉपर वर्ड्स का यूज नहीं किया हो, तो हो भी सकता है। अगर सपोज अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है इससे रिलेटेड, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसकी जो लिंक मैं आपको डाल दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिए, तो उससे जो आपका इसका इससे रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतना मतलब इतना डिटेल में तो मतलब सपोज कोई जा भी नहीं सकता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतना टाइम एक ही क्वेश्चन पे देना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब हमारी स्टेप टू हमारी क्या थी कि हमें जो है असाइन द वेरिएबल्स। अब असाइन द वेरिएबल्स, असाइन करेंगे वेरिएबल्स को, असाइन द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को किस तरह से असाइन करेंगे, अब आप जो भी वेरिएबल्स असाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए रिलेटेड थोड़ा सा कुछ इंडिकेट आपको करना पड़ेगा कि आपने किस तरह से किसको वेरिएबल असाइन किया। तो उसके लिए आपको जो स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, जिस तरह से कुछ स्टेटमेंट जैसे कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, let x be the number of units of product x be produced, let product x be produced, let x be the number of units। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। प्रैक्टिस के थ्रू जो है आप जो याद आपको याद भी आएगा कि स्टेटमेंट्स को हमें किस तरह से बनाना है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बना, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बी प्रोड्यूस। ठीक है ना, तो ये टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे प्रोडक्ट एक्स। अब हमें क्या क्वेश्चन भी जो इस तरह से कह रहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है,
तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर करना है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट एक्स मैक्सिमम कितने बन रहे, प्रोडक्ट वाई मैक्सिमम कितने बन रहे, प्रोडक्ट जेड मैक्सिमम कितने बन रहे, ये सब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तभी जो है हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए हमने जो इसे वेरिएबल असाइन कर दिया, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बी प्रोड्यूस। उसी तरह लेट वाई बी द यूनिट, वाई बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, the number of units of product YB produced। उसी तरह let Z be the number of units, number of units of product Z be produced। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो स्टेप टू कंप्लीट हो गया। अब स्टेप टू अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप इस तरह से जब आपने असाइन कर दी है वेरिएबल्स को, तो आप इस तरह से जो है इमेजिन भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल्स को लगा दिया है। ठीक है, किस तरह से, जैसे कि एक्स वाले पर आपने एक्स कर दिया, यहाँ पर इस एक्स को इस तरह से लगा दिया, एक्स वाई, फिर ये वाई और ये वाई, जेड जेड जेड। ठीक है, अब अगर आप देखें जेड, ये जब तीनों का अगर आप एक मतलब ये से थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप जो है इस तरह से कंफ्यूज ना हो। अब इसी वीडियो में अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को जो है फ्लो के थ्रू चलते हैं और एज इट इज इसे सॉल्व करते जाते हैं। उसी तरह अगर हम देखें, उस स्पेस लेना जरूरी भी है। अभी हो गई हमारी स्टेप टू। स्टेप थ्री हमारी क्या होती है, आइए देखते हैं। स्टेप थ्री हमारी होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड करना, फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों थर्ड स्टेप में आ जाता है अगर हम देखें तो, अगर आप सोच रहे होगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा थर्ड स्टेप में क्यों आ रहा है, ठीक है, आप सोच रहे होगे स्टेप टू में भी आ सकता था या स्टेप वन में भी आ सकता था। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिखने के लिए आपको जरूरी क्या होगे, सबसे पहले तो आपके वेरिएबल्स असाइन होने चाहिए, तभी आप जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये स्टेप थ्री में आता है और कोई इसका कोई और बहुत बड़ा सॉरी रॉकेट साइंस वाला कोई और रीजन नहीं है। एक स्टेप्स के थ्रू जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि अगर क्वेश्चन क्वेश्चन जैसे हो गया, ये स्टेटमेंट से दी गई है, यहाँ पर अगर प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है या सपोज आपको इस तरह से टेबल दिया गया है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टेबल्स नहीं दिए जाते, ये आपको जो है क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट जो दी गई थी यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरप्रेट करनी होती है। फिर आपके जो है, आप अगर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए तो फिर आप जो है टेबल फॉर्मेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सॉरी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर इसे स्टेटमेंट वाइज अगर आप लेना चाहें स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज हम किस तरह से लिख सकते हैं इसे। तो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर सपोज आपको इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ा तो स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे, एक बार छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। चल नहीं रहा है क्या पेन टेबलेट, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, वी नीड टू, एक शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹9। ठीक है, उसी तरह द प्रॉफिट
पर यूनिट प्रोडक्ट वाई इज रुपीज कितना है, ₹15। ठीक है, उसी तरह जैसे इस तरह से स्टेटमेंट्स आपको बनाने रहते, तो ये इस एज इट इज ये स्टेटमेंट आप भी थर्ड वाले के लिए भी लिखेंगे, प्रोडक्ट जेड के लिए। तो प्रोडक्ट जेड के लिए कितना प्रॉफिट बन रहा है पर यूनिट से, ₹20। ठीक है, अब आपने इस तरह से लिख दिया, तो अब आप क्या चल रहा है यार अब आपने इस तरह से स्टेटमेंट्स लिख दिया। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट जरूरी होते हैं क्वेश्चंस के लिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको फॉर्मुलेटेड एलपीपी कहा गया तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट्स भी आपको जरूरी हो जाते हैं। इस पर भी आपके मार्क्स आपको जो है मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, सपोज आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो हमारे यहाँ पर देयरफॉर द टोटल देयरफॉर द टोटल प्रॉफिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज total profit can be expressed as z is equals to 9x plus 15y प्लस 20z। तो ये आपका जो आ गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। ये आपकी हो गई कंप्लीट स्टेप नंबर 3। स्टेप 4 अगर हम देखेंगे इसी तरह, इसी के नीचे स्टेप 4। तो जिस तरह से मैंने कहा ना आपको कि ये आपको जो है स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सपोज आपको ये अगर इस तरह से फुली सर्व एक प्लेट में सर्व करके इस तरह से क्वेश्चन देख दिया गया, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना और भी जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके जो है कंप्लीटली मार्क्स जो है कट किए जा सकते हैं। तो कुछ स्टेप 4 में भी अगर आप चाहे तो इसी तरह जो है क्या बोलते हैं, इस तरह से आप जो है स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। अभी जो है मैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसके लिए जो है मैं स्टेटमेंट को स्किप कर दे रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दे दिया गया है कि अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो इस तरह से किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एज इट इज ये नहीं होते, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक वीडियो जो है मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू जो है आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से जो है स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ता है। अब स्टेप 4 हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट, फॉर्मुलेटिंग द कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फॉर्म्यूलेटिंग द कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेप्स जो है आपके सब प्रॉपरली दिखनी चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट लिखा है। ठीक है, तो कांस्टेंट आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपका देखे, अभी जो है मैंने स्टेटमेंट्स को स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसके कांस्टेंट लिखूंगा। तो सबसे पहला कांस्टेंट किसका आएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा ड्रिल डिपार्टमेंट का सबसे पहले कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ड्रिल डिपार्टमेंट का कांस्टेंट क्या है, 3x प्लस 6y 7z। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 6y प्लस 7z। ठीक है, 210। अब ये कौन सी साइन आएगी, ये इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कौन सी साइन आएगी इसके लिए थोड़ा मुझे एक्सप्लेन, मतलब ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन सपोज इन केस अगर आप भूल गए होगे। उसी तरह ये हमारा फर्स्ट कांस्टेंट हो गया ड्रिल वाला, फिर लाठे वाला, फिर असेंबली वाला। तो लाठे वाला कौन सा है, 3x 5y 4z। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x 4y 3x प्लस 5y प्लस 4z, और इसमें है 240। अब इसमें कौन सी इनइक्वालिटी की साइन आएगी, ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो थर्ड हमारा कांस्टेंट है असेंबली कांस्टेंट, 8x 10y 12z। 8x प्लस 10y प्लस 12z, और इसमें हमें क्या दिया गया है, 260। 12z 260 260। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइंस आएंगे वो साइंस के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो क्वेश्चन को ही देखना पड़ेगा, अगर इसमें अगर हम देखें क्वेश्चंस में ही कौन सी लाइन है। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पेन थोड़ा डिफरेंट लेना पड़ेगा। ठीक है,
फ्री आवर्स अवेलेबल, ठीक है ना। तो ये लाइन अगर आपने देखी होगी, द आवर्स अवेलेबल इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, आवर्स अवेलेबल इन द ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर ड्रिल वाले डिपार्टमेंट्स में अगर 210 आवर्स ही अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये 210 के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल आवर, 210। उसी तरह लाठे वाले डिपार्टमेंट के लिए 240, उसी तरह इसके लिए 260। मतलब इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि 210 आवर्स के अंदर ही जो होगा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। 210 से कम या 210 मतलब लेस देन या इक्वल टू 210, तो इस तरह से हमारी साइन आ गई। उसी तरह ये जो सेकंड कांस्टेंट है उसमें भी हमारी ये साइन आ गई, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू क्यों हमने लगाई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है ना। क्यों कि ड्रिल डिपार्टमेंट में 210 आवर्स ही उसके पास अवेलेबल थे। फिर वो जो हमारा लेठे वाला डिपार्टमेंट था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा कौन सा कांस्टेंट था, ड्रिल डिपार्टमेंट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस तरह से, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा रहता है, इसलिए लिख देना चाहिए इसे भी, ड्रिल डिपार्टमेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो जो भी आपका कोई पेपर चेक कर रहा होगा तो उसके लिए भी आसानी होती है। तो इस तरह से प्रॉपर अगर हम सिस्टमेटिक वे में करें तो हमें 10 आउट ऑफ 10 मिलने की पॉसिबिलिटीज इन क्वेश्चंस में 100% होती है, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चंस में आपको जरूर हो सकता है 8 या 9 ही मिले, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको कभी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी होती है आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलने की। उसी तरह ये है लेटे डिपार्टमेंट, लेटे डिपार्टमेंट कांस्टेंट, ठीक है, लेटे डिपार्टमेंट कांस्टेंट। उसी तरह ये अगर हम देखें, ये है असेंबली डिपार्टमेंट कांस्टेंट। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जो है ये साइंस में ही जो है कंफ्यूजन होते रहता है कि भाई यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू की साइन कैसे क्या आ गई। ये जो है कंप्लीट नेचुरल है। जो अगर आप जो है पहली बार अगर लाइफ में एलपीपी पढ़ रहे, तो ये साइंस आपको जो है बहुत कंफ्यूज करेगी। स्टार्टिंग में मुझे भी कंफ्यूज करती थी। तो इसकी ट्रिक ये क्या होती है कि जो हमें जो है क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करते आना चाहिए। जैसे कि इसमें कैसे कहा था, ये स्टेटमेंट्स को आपको जो है आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है। स्टेप वन आपकी जो है, अगर आप स्टेप वन को 100% फॉलो करेंगे तो ये चीजें जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि स्टेटमेंट क्या कह रहा था, आवर्स अवेलेबल इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर उसके पास आवर्स अवेलेबल है ड्रिल डिपार्टमेंट 210, तो क्या हो सकता है कि वो 210 आवर के बाद भी कोई वो डिपार्टमेंट में कुछ काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें लिमिटेशन पुट कर दी गई है। जैसे 210 इसके लिए ड्रिल डिपार्टमेंट के लिए, हाँ, ये सेकंड डिपार्टमेंट के लिए 240 और ये असेंबली डिपार्टमेंट के लिए 260। तो क्योंकि लिमिटेशन हो गई है तो मतलब 210 से मतलब 210 हो सकता है सिर्फ ड्रिल डिपार्टमेंट में सिर्फ 205 आवर्स के लिए काम हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसकी टोटल लिमिटेशन क्या है, 210। तो इसके लिए ये साइन जो है हमारी यहाँ पर आई, लेस देन इक्वल टू। अगर यहाँ पर क्या कहा जाता, सपोज इस जगह ये कहा जाता द आवर्स अवेलेबल विथ ईच डिपार्टमेंट, अगर इसके जगह ये कहा जाता कि द मिनिमम आवर्स, ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज अवेलेबल विथ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता कि हो सकता है ये दिस इज, जैसे कि मैंने कहा द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट विच इज अवेलेबल दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो सपोज इस तरह से स्टेटमेंट दिया जाता और इस तरह से डाटा होता, तो इसका मीनिंग क्या होता कि हमारी साइन क्या बनती है यहाँ पर इस तरह से हमारी साइन बनती 3x प्लस 6y प्लस 7z ग्रेटर देन इक्वल टू 210, क्योंकि उसने जो आवर्स की लिमिटेशन क्या पुट करी, मिनिमम लिमिटेशन है 210। मतलब चाहता तो ड्रिल डिपार्टमेंट वाला 210 आवर से भी ज्यादा ले सकता था, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करते आने चाहिए, तभी जो आप इनके प्रॉपरली फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो है कंप्लीट अगर हम देखें तो स्टेप 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो स्टेप बचती है वो है स्टेप नंबर 5, ठीक है। इसी के नीचे जस्ट नीचे मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्टेप नंबर 5, ठीक है। और अब अगर हम स्टेप 5 देखें, अगर हमारी एलपीपी में क्या होता है, जैसे कि हमने स्टेप 1 देख ली, स्टेप 2 देख ली, स्टेप 3 स्टेप 4 हो गई, स्टेप 5 हमारी क्या रहती है, फॉर्मुलेट द एलपीपी, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे फॉर्मुलेट द गिवन एलपीपी, गिवन एलपीपी एज फॉलो, ठीक है।
तो इसमें क्या पार्ट आ जाता है, अगर आपने स्टेप 5 को अगर प्रॉपरली पढ़ा हो तो इसमें क्या क्या आ जाता है, थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्या लिखा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है सब्जेक्टिव कांस्टेंट, ठीक है, या कांस्टेंट ही बोल सकते चाहे तो, सब्जेक्टिव कांस्टेंट। थर्ड आपका आ जाता है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। तो नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट आपको जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि सपोज इसके बेसिस पे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं कि आपने नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा। क्योंकि आपका आंसर, अगर सपोज कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो मैं 90% क्वेश्चन जो रहेंगे, 90 to 99% क्वेश्चन, उसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है। एक आधी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, सपोज कुछ कॉम्प्लिकेटेड लेवल के पूछना हो तो उसमें जो है नेगेटिव वैल्यूज आपको दी जा सकती है, ताकि आपके जो है बेसिक्स या कॉन्सेप्ट चेक किए जा सके। तो फॉर्मुलेट द गिवन एलपीपीएस फॉलो, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। मैक्सिमाइज पी इज इक्वल्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमें यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसे, प्रॉफिट को। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इज इक्वल्स टू, हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9x प्लस 15y प्लस 20z। ये क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये 9 किसका है, पर यूनिट कॉस्ट है किसी की x प्रोडक्ट की, 15 क्या है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ y प्रोडक्ट, 20 इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ z प्रोडक्ट, ठीक है। उसी तरह ये हो गया। फिर जैसे मैंने कहा सेकंड होता है आपका सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। जब भी आप फॉर्मेट अगर एक बार याद कर लेंगे, स्टेप 1 से लेके स्टेप 5, और स्टेप 5 के जो ये 3 कुछ जो सब पार्ट होते हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। अब एज इट इज हमने जो ऊपर कांस्टेंट लिखे थे उन्हें एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। सब 3x प्लस 6y प्लस 7z लेस देन 210, लेस देन इक्वल टू 210। उसी तरह 3x प्लस 5y प्लस 4z लेस देन इक्वल्स टू 240। क्या लिखा यार, लेस देन इक्वल टू 240। उसी तरह आपका 8x प्लस 10y प्लस 12z लेस देन इक्वल्स टू 260, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ऊपर लिख के रखा था ड्रिल डिपार्टमेंट, ठीक है, ड्रिल डिपार्टमेंट कांस्टेंट, ये आपको लिखना जरूरी है। ऊपर जो था मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया था, लेकिन ऊपर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्मुलेट कर रहे हो तो ये कांस्टेंट कौन से डिपार्टमेंट का कांस्टेंट है, ये आपको इंडिकेट करना जरूरी है। ये आपका आ जाएगा लाटे, लाटे डिपार्टमेंट का कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपका था ऊपर ड्रिल डिपार्टमेंट, नीचे आपका असेंबली, ठीक है। इस तरह से लिखना आपको जरूरी है, इसके बेसिस पे भी मार्क्स आपके कट किए जा सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट में, ठीक है, जैसे हमने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो सब स्टेप थी उसमें से फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो गया। उसी तरह अगर हम थर्ड वाला देखें तो हमारे आ जाता है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स आपके क्या होते हैं कि x जो है इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ही ज्यादा होगी, और y अगर आपका कांस्टेंट है y की, तो y की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा ही होगी। उसी तरह z की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। क्योंकि आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसकी प्रॉफिट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। अगर वो नेगेटिव में जा रही है वो तो लॉस होगा, ठीक है ना। ये चीज का आपको इस तरह से भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 2 था। इसके थ्रू हमने समझा कि हमें एक क्वेश्चन को उसे स्टेप 1 स्टेप 2 उसमें सारे स्टेप्स को फॉलो करके उसे प्रॉपरली समझ के हमें एलपीपी का फॉर्मुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा डिटेल में, और इसी तरह एक क्वेश्चन को और मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें हमें टेबल जो था, जिसमें हमें टेबल प्रोवाइड नहीं किया गया था, इस उस तरह का क्वेश्चन है। तो उसकी लिंक में भी जो इस क्वेश्चन के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी से उसकी लिंक मिल जाए। तो ये था क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इजी था, अगर आप देखें थोड़ा सा, ये थोड़ा समझने, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन के पर्सपेक्टिव से जो है इसे मैं
वीडियो में लिया है, इसलिए एक्चुअली इसकी वजह से ये और थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स ही आपके लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है हमें अगर हम देखें ये 3 इक्वेशन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें जो है यही तक ही सॉल्व करना है। फॉर्मुलेट द गिवन एलपीपी एज फॉलो। अगर आप चाहे तो इसका ग्राफ बना के मैक्सिमम प्रॉफिट भी अगर आप चाहे तो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इस वजह से मैं थोड़ा क्योंकि मैक्सिमम को तो आता ही होगा ग्राफिकल मेथड का यूज करके, या जो भी अदर मेथड्स आपको पता होंगे उस मेथड को यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपके सामने एज इट इज अब ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।